वेस्टिकुलर सिस्टम क्या है। तो इसमें हम हेडिंग वाइज 4-5 हेडिंग्स करके फिर आपको वो करेंगे वो क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एग्जामिनेशन सिस्टम हो, स्टार्ट हमेशा जनरल फिजिशियन। हम जब तक जनरल फिजिशियन पढ़ लेंगे बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे, आपसे भी आपके पहले मुझे आप लोग बताइए आप लोगों को जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कितना पता है, क्योंकि पहले थर्ड ईयर से करते हुए आएंगे। और कौन सी बुक पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके सारे टेक्स्ट बुक टेक्निकल एग्जामिनेशन की कौन सी बुक पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे या नहीं या सुनिए किसी के पास ठीक है। बेस साइड जो है आप समझ लें सिंपल एक बुक केवल उसमें एक जनरल वेबसाइट रहती है जिसमें ओवरऑल सारे सिस्टम, और एक अगर कोई कार्डियो में इंटरेस्टेड है तो कार्डियो की अलग से बुक आती है, यानी वो फिर कार्डियो की डिटेल एक एक कार्डियो को टॉपिक का चैप्टर से, जैसे सिर्फ जेवीपी उसका एक चैप्टर है, कार्डियक हार्ट साउंड से S1 हार्ट साउंड पे एक चैप्टर, S2 पे एक चैप्टर, वो बेसिकली कार्डियो वालों के लिए है। लेकिन अगर आप किसी एक लेट सपोज आप सिर्फ हार्ट साउंड अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उस बुक में से सिर्फ वो चैप्टर पढ़िए, या आप उसमें भी प्री कार्डियल एग्जामिनेशन का चैप्टर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बुक होनी चाहिए, और आजकल तो डिजिटल हो, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप ईमेल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आपका अच्छा होगा तो ही आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर वो हम वहाँ जब जाएंगे डेमो पे तो वहाँ पे भी दोबारा कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे। आइडियली जैसे वो कार्डियोवास्कुलर ऑस्कल्टेशन की लिए एक करनी होनी चाहिए थी फॉर ओवरऑल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले तो जनरल लुक करेंगे आप ओवरऑल किसी भी पेशेंट या सब्जेक्ट, अगर एग्जाम में कहेंगे तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक लुक होनी चाहिए। देखिए आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, यानी हेड टू टो आप पूरा देखिए, ठीक है। फर्स्ट लुक में क्या क्या देखना चाहिए, एज ए कार्डियो अलग चीज है और एज ए ओवरऑल अलग। अगर हम कार्डियो को लें तो हेड टू टो सबसे पहले आप आइज से स्टार्ट करें, ठीक है। आइज में कार्डियो से रिलेटेड क्या होता है, अगर ज़ेंथिलाज़्मा है, ठीक है, तो ये आप सिर्फ ज़ेंथिलाज़्मा पिक करने से बता सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है या जो भी पेशेंट है वो इंक्रीज्ड रिस्क है कार्डियोवास्कुलर, क्योंकि ज़ेंथिलाज़्मा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो और भी डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर हम कार्डियो तक बढ़े तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिहाज से मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताऊँ, एक पेशेंट कोई रिस्क फैक्टर वो फर्स्ट टाइम लेजर हुआ चेस्ट पेन के साथ ईसीजी की ठीक है, और इतनी सीवियर डिजीज। फिर जब हम प्रोसीजर करते रहते हैं तो मैंने उससे सवाल पूछा तो उसने मुझे बताया कि हमारा फेमिलियर कोलेस्ट्रॉल हाई, और जब उसका करवाया तो उसका एलडीएल 100 कोलेस्ट्रॉल की था, तो फिर उसकी पूरी हिस्ट्री। मकसद कहने का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप आई लेवल पे भी क्यों मिल जाता है, तो आपको आगे एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे लाजमा देख लिया, उसके अलावा आप जैसे आप कंजक्टिवा एनीमिया के पेलार्नेस, इवन अगर सीवियर एनीमिया हो लेस देन 7 हीमोग्लोबिन हो, पेशेंट कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स के साथ आ सकता है, जो कि उसका दिल का अपना मसला नहीं है, लेकिन सीवियर एनीमिया की वजह से वो हार्ट फेल हो जाता है। तो आपने ये आइज देख ली, एनीमिया देख लिया, ज़ेंथिलाज़्मा देख लिया, लेट सपोज अगर ओल्ड एज है कैटरेक्ट नज़र आ रहा होता है वो देख लिया, तो कैटरेक्ट की एसोसिएशन क्या है कि कैटरेक्ट अर्ली प्रीमेच्योर किसमें होता है या डायबिटिक यहाँ पर, तो मे बी ईज
अब आप और थोड़ा नीचे आ जाए, ओवरऑल फेस पे कोई और स्कार मार्क या कोई नेक पे आ जाए, वेन्स नेक पे जब आप आ जाते हैं तो सबसे टॉप पे क्या आता है, जेवीपी आना चाहिए। थोड़ा बहुत ही आपको, क्योंकि आज आपको कार्डियोवास्कुलर तो हर हेडिंग वाइज जो आपके लेवल के लिहाज से कुछ पॉइंट में बताता है, तो जेवीपी आपको आना चाहिए। व्हाट इज जेवीपी, उसके कौन से वेव्स होते हैं, कौन से असेंट और डिसेंट होते हैं, ठीक है, किस तरह देखना चाहिए, और जेवीपी मेयर कैसे करें। ये 5-6 सवाल जेवीपी के लिहाज से आपको आना चाहिए। जेवीपी के अलावा और क्या देखना हो सकता है, क्या है, क्या सेंट्रली प्लेस्ड या शिफ्टेड है, इसका मेथड होता है। सिंपल मेथड अगर आप कर लें तो 3 फिंगर वाला होता है। आप मसल्स के ओरिजिन पे हाथ रखते हैं, 2 फिंगर रखें, साइड वाली और मिडिल फिंगर दोनों ट्रेकिया की साइड्स पे जाए, ठीक है। अगर के दोनों इक्वल है, आपकी फिंगर डिप हो रही है, दोनों इक्वल है, तो ये सेंट्रली प्लेस्ड है। लेकिन अगर एक जगह पे स्पेस ज़्यादा, दूसरी जगह कम है, तो उस तरफ ट्रेकिया ये एक रफ आइडिया हो जाता है। फिर आप और भी मेथड होते हैं चेक करने के। फिर शिफ्टिंग के काजेज आ जाएंगे, डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे कि क्या राइट साइड शिफ्ट करें, तो उसके क्या क्या काजेज हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट। इसमें बस क्विकली मैं बता दूं कि जो भी चेस्ट में आर्गन से क्या है, लंग से और हार्ट है, मेन बड़े आर्गन। अगर राइट साइड शिफ्टेड है ट्रेकिया, तो 2 काज हो सकते हैं, या तो राइट साइड जो लंग है वो शरंकिन हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो स्पेस कम होगी तो वहाँ पे हो जाएगी, और अपोजिट साइड से उल्टा करें, या लेफ्ट साइड पे न्यूमोथोरिक्स हो जाए, प्लूरलिफिन हो जाए, एम्फाइमा हो जाए, या हाइपर इन्फ्लेटेड लंग हो जाए, कोई मास हो जाए, तो वो पुश करेगा, यानी या पुशिंग इफेक्ट आएगा ट्रेकिया पे या पुलिंग इफेक्ट, ठीक है। लंग कोलैप्स हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए तो पुल करेगा, और अपोजिट साइड वाला पुश करेगा तो पुश करेगा। सेम लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट है तो उल्टा कर लें, लेफ्ट साइड एक शरंकिन लंग होगा, कोलैप्स होगा, फाइब्रोसिस होगी तो पुल होगा, और राइट साइड पे जो मैंने 4-5 काज बताए वो होंगे तो वो पुश करेगा। तो जो चीज़ आएगी उसके थोड़ा बहुत डिटेल करते हैं। अब आप नेक के भी इंगोज, एक होता है इंगोज वेन, सिर्फ वेन्स भरी हुई नजर आ रही है। जेवीपी में तो आपको एक अपर लेवल आएगी, वेनस पल्सेशन आएगी ना, नहीं पूरे नेक्स भरे हुए फिक्स अपर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, यानी सिर्फ इंगोज वेन्स है। उसके काज क्या हो सकते हैं, अब जो नेक में वेन्स है, देखिए याद रखिए आप फाइनल में अभी भी आपके पास है किसी भी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर हो, रेस्पिरेटरी हो, एब्डोमेन हो, ब्रेन हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, बेसिक लेवल, यानी आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर अच्छा पढ़ा होगा तो आप आगे अच्छा जाएंगे। जैसे आपको थर्ड ईयर से एक ही जुमला कहता होगा भाई हिस्ट्री, जब भी आप वार्डों में जाएंगे आप लोग, अभी तक तो इस जुमले से चिढ़ आ रही होगी कि जहाँ जाते कहते हैं जाए हिस्ट्री में। क्यों कहते हैं हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन या सिस्टम एग्जामिनेशन, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टम एग्जामिनेशन को मिला लें, अच्छा कर लो तो आप 80% एवरेज कर सकते हैं, सिर्फ 20% है कि फिर आप लेट लीजिए। तो आप सोचें जितना भी आपका आगे करियर होगा, जैसे अभी मेरे जब MBBS की कितने साल पहले, वही जो MBBS या मैक्सिमम भाव था, उसके बाद कोई आपको इस तरह नहीं पढ़ाएगा, इस तरह नहीं सिखाएगा। हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन मेरा अच्छा होगा तो मैं पिक करूँगा 80%, अगर मेरा हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन बेकार है, बाकी लेब स्पाइस क्रिटिकल में स्ट्रांग है, तो मैं सिर्फ 20% आएगा। इसीलिए आप लोगों को जब भी आप हासिल करना चाहते हैं तो हम लोग बार बार भेजते हैं कि आप हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छा करें। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक वेन्स, हेड और अपर आर्म का वेनस ड्रेनेज कहाँ आता है, ठीक है, सुपीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद कहाँ एंट्री होती है, राइट एट्रियम, ठीक है। तो जो भी चीज राइट एट्रियम में SVC का ड्रेनेज ब्लॉक करे तो बैकवर्ड प्रेशर जाएगा, बैकवर्ड प्रेशर में आपको वेन्स अगर ब्लॉक करेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लॉक या टोटल ब्लॉक या नियर टू ब्लॉक होगा तो ही होगा, लेकिन प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो फिलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, नेक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनकी कोई ना कोई अपर लेवल आ जाएगी। लेट सपोज हम जेवीपी किस एंगल में देखते हैं 45, लेकिन अगर वेनस प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, 45 में अपर लेवल नजर नहीं आ रही, आप पेशेंट को खड़ा करेंगे तो लेवल आ जाए, अगर सिर्फ प्रेशर है, लेकिन कंप्लीट ब्लॉक है या नियर टू ब्लॉक है, ब्रेन तक अपर लेवल है तो आपको अपर लेवल नजर नहीं आएगी, सिर्फ इंजोर में
तो नेक में क्या हो गई, क्या देख लिया, वेन्स देख ली, जेवीपी देख लिया, और कोई नेक कैरोटिड पल्स। देखिए ये तो वेनस आर्टेरियल पल्स, गुड। अच्छा, कैरोटिड पल्स और वेनस पल्स में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स डिफरेंस डिस्कस करके फिर हम नीचे आएंगे। कैरोटिड और वेनस पल्स के डिफरेंस कैसे करेंगे बता दें। एक तो कैलकुलेशन, दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आ रहा है, फिर जो नहीं है तो विजिबल तो दोनों हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आउटवर्ड जब वो पल्सेशन आती है तो आउटवर्ड थ्रस्ट है या इनवर्ड है, ठीक है। तो आर्टरी हमेशा जब हार्ट पंप करेगा तो आर्टरी आउटवर्ड थ्रस्ट होगा, और वेन जब एम्प्टी होगी तो इनवर्ड सर्किल टाइप होता है। जब आरए ट्राइकस वाल्व ओपन होता है तो आरए का ब्लड जैसे ही आरबी में जाएगा तो ये जो वेन से फौरन एम्प्टी होगी, तो वो वेन जब एम्प्टी होगी इनवर्ड सर्किल मूवमेंट्स या फिलिंग मूवमेंट या जो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेन से वो प्रोमिनेंट होती है जेवीपी में, आउटवर्ड प्रोमिनेंट किसमें होती है, आर्टरी। तीसरा जैसे आपने कहा पेल्विक। चौथा अपर लेवल, जैसे मैंने अभी बताया, अगर जेवीपी की अपर लेवल नजर आ रही है तो ये वेनस है। आर्टरी तो अपर लेवल नहीं आएगी, तो वो तो ब्रेन तक जा रही है और उसका प्रेशर भी जा रहा है। लेकिन कभी कभी वेनस प्रेशर जैसे मैंने बताया अपर लेवल नहीं होता 45 एंगल पे, तो आप उसको पेशेंट को खड़ा करेंगे तो लेवल नीचे आ जाएगी। ये दिस इज जस्ट लाइक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे प्रेशर आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी लैब में या उन्होंने चेक किया होगा ना, ईएसआर चेक किया होगा कि ईएसआर चेक कैसे करनी है, तो एक मखसूस प्रेशर तक अपर लेवल आएगी। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी अपर लेवल बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो और क्या होता है कि अगर आप एब्डोमेन प्रेस करेंगे, इंफेवेनर के बाद प्रेस करेंगे, आरए में प्रेशर ब्लड ज़्यादा आएगा, आरए में ज़्यादा आएगा तो एसवीसी में प्रेशर और बढ़ेगा, तो जो लेवल है वो थोड़ी और ऊपर हो जाएगी, या वेनस इनगोज में और प्रोमिनेंट होगी। लेकिन जो आर्टेरियल पल्स होगी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3-4 डिफरेंस है। अब आप आते हैं थोड़ा और नीचे, पेरिकार्डियल बाद में आएंगे, हेड्स लेवल पे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हमने स्टार्ट किया था, आप लोग जो अभी बाद में आए हैं तो जस्ट हमने आइज से स्टार्ट किया, लेंसुलाज्मा, एनीमिया, पेला, जॉन्डिस वगैरह देखेंगे। फिर आप नेक पे आएंगे, नेक में ट्रेकर देखेंगे, जेवीपी देखेंगे, ये 2-3 पॉइंट्स डिस्कस। अच्छा, हेड्स में क्या क्या देख सकते हैं जी, याद नेल्स में स्टार्ट करें नेल से। नेल में क्या क्या देखना चाहिए, ओवरऑल नेल में क्या देखते हैं यार, क्लैपिंग, साइनोसिस, ठीक है। अब कार्डियो के लिहाज से क्या डिफरेंस है, अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से तो नेल्स में क्या स्प्लिंटर हेमरेज, ठीक है। और अगर क्लैपिंग है तो कैसे चेक करते हैं आप, जैसे एंगल बनाते हैं या कार्ड लगते हैं, अगर एंगल लॉस है तो क्लैपिंग, वो फिर स्टेज अकॉर्डिंग टू क्लैपिंग ग्रेड 1 2 3। और नेल्स में क्या देख सकते हैं, क्वाइलोडक्टर देख सकते हैं, ल्यूकोनोटर देख सकते हैं, पेलानेस देखते हैं, एंगल जो नेल्स की होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, विटामिन डिफिशिएंसी, वो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कार्डियो रिलेटेड ये 2-3 स्पेसिफिक। इसके बाद पाम्स में आ गए, पाम्स में क्या देखते हैं, पावर एरिथमा देख सकते हैं, अगर कंजेस्टिव काजेज हैं तो, और पेलानेस अगेन दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं रेडियल पल्स। अब पल्स में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कार्डियोवेस्कुलर में आपकी पल्स लगानी। सबसे पहले तो जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन में पल्स देखें तो आपको सारी पल्स देखें आनी चाहिए। क्विक मेथड क्या है, ये एक टिप आपके लिए जरूरी है। लेट सपोज आप पेशेंट है, अगर होता पेशेंट या रिलीज लिखा तो आपने दोनों साइड्स पे हाथ करवा दिए शीट के ऊपर, आप एक पहले सिंगल पल्स चेक करें। पल्स में क्या क्या देखते हैं, पल्स का वॉल्यूम, कैरेक्टर, रेट, रिदम, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, ठीक है, रिदम। अब ये दोनों पल्स एक साथ देखेंगे, दोनों रेडियल, आपको अगर दोनों रेडियल डिस्टल रेडियली नॉर्मल मिल गई तो ऊपर पल्स देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखना चाहे तो फिट देख सकते हैं। इसी तरह आपने दोनों रेडियल देखे, वही अपनी साइड एक साइड पेशेंट को हर बार बताएंगे, जो चीज़ करने जाएंगे बताएंगे। एक सवाल तो हमेशा एब्डोमेन में जा रहे हैं क्या पूछेंगे, आपको पेट में दर्द है। अगर आप फीवर पल्स देखने जा रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि मैं आपकी टांगी प्रदान करूँगा या करूँगा, मैं भी इजाज़त को कह देंगे, तो आपको ये बताएंगे हाँ वो मना कर रहा है तो आप उठ जाएंगे। एग्जामिनर देख रहा होता है, लेकिन आप उसको बता के जाएंगे विदाउट इन्फॉर्मेशन। आप गए, फीमेल पेशेंट आपने जैसे हाथ रखा और उसने विंस किया या आपका हाथ रखाया, यू आर फेल। तो जो चीज़ करने जाएंगे बताएं तो,
आपने बताया, मना कर दिया तो एग्जामिनेशन आप वो चीज़ छोड़ दें। जब पेशेंट मना कर दे तो आप उसको प्रोसीड नहीं भी करेंगे, ठीक है, ये फिक्स है। तो आपने वहीं से रेडियो फीमोरल साथ में देख लिया। इसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, रेडियो फीमोरल डिले देखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो फीमोरल आर्टरी जहाँ से अराइज हो रही है और रेडियल दोनों के डिफरेंस, यानी अगर एओर्टिक लेवल पे कहीं प्रोक्टेशन है या नेरोइंग है या डिजीज है जो कि फीमोरल पल्स के लिए अलग है, तो आपको रेडियो फीमोरल के लिए आएगा, यानी रेडियल पल्स मिलेगी लेकिन फीमोरल थोड़ी देर के बाद नहीं। तो रेडियो फीमोरल चेक करने की ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ भी देख लें, दोनों देख लें, क्यों, इसकी दोनों देख लें। देखिए प्रोक्टेशन अभी होता, अब थोड़ा सा फिट बता दो, अब आपने सवाल किया तो प्रोक्टेशन अभी होता है, नेरोइंग अभी होता है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आर्च ऑफ एओर्टा की थर्ड ब्रांच होती है। अब अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से पहले है प्रोक्टेशन, तो लेफ्ट सबक्लेवियन से आपकी लेफ्ट साइड पल्सेस लेफ्ट आर्म से निकलेगी, उससे पहले तो लेफ्ट में तो मिलेगा लेकिन राइट में। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि आपको दोनों आर्म्स में भी डिफरेंस मिल सकता है, अगर प्री लेफ्ट सबक्लेवियन है या पोस्ट सबक्लेवियन है तो दोनों, यानी राइट पल्स या राइट आर्म की पल्सेस कहाँ से हो रही है, राइट सबक्लेवियन से। और राइट सबक्लेवियन कहाँ से निकल रही है, ये तो बताओ। राइट सबक्लेवियन आर्टरी किसकी ब्रांच, आप एओर्टिक आर्च की मोटी ब्रांच पर आपको कुछ नहीं के बाद आप लोग आर्च ऑफ एओर्टा से 3 बड़ी ब्रांचेस होती हैं। ब्रेकियोसेफेलिक फ्रंट राइट साइड से शुरू करें, फिर राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन अलग। राइट ब्रेकियोसेफेलिक फ्रंट की ब्रांचेस होती हैं राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन। तो अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो अलग से आर्च से निकली उससे पहले नेरोइंग होगी तो आपको लेफ्ट रेडियल पल्स वीक मिलेगी, राइट सही मिलेगी, लेकिन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलने के बाद प्रोक्टेशन है। तो अब आपके अपर एक्सट्रीमिटी की तो ब्रांचेस निकलने के बाद नेरोइंग है तो आपको दोनों फीमोरल वीक मिलेगी, यानी रेडियो फीमोरल डिले तो मिलेगा लेकिन रेडियो रेडियल डिले नहीं मिलेगा। रेडियो रेडियल डिले मिल गया, लेफ्ट में वीक है रेडियल और राइट में नॉर्मल है, तो आप समझ जाएंगे सिर्फ 2 पल्स चेक करने से आप बता सकते हैं कि इसकी प्रोक्टेशन अभी होता लेफ्ट सबक्लेवियन ओरिजिन से है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सबक्लेवियन नॉर्मल, दोनों रेडियल पल्सेस नॉर्मल मिल गई और फीमोरल डिले दोनों तरफ मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि लेफ्ट सबक्लेवियन के बाद है। या आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी टर्म पढ़ा होगा प्री डक्टल है ना, पोस्ट डक्टल, वो डक्टल वो इस लेवल पे डक्ट होती है। तो ये प्रोक्टेशन होगा। अब आप पल्स देख लिए, रेडियल दोनों देख लिए, ब्रेकियल देख लिए और एक्सिलरी देख लिए, आपने फीमोरल पल्स वीक ली। तो अब आपको तो कोई आप क्या करें, अगर लेट सपोज फीमोरल भी नॉर्मल रेडियल भी नॉर्मल, यहाँ तो डिस्टल देख लिए तो डायरेक्ट आप जाके दोनों पॉप्युलेट, अगर टाइम बता दोनों पॉप्युलेट अच्छी मिल गई, पोस्टीरियर टिबियल मिल गई, बात खत्म। जब आपके डिस्टल पल्सेस अच्छे मिल रहे हैं तो ऊपर डिजीज के चांस ना मिल रहा है। आपको पल्सेस एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। और क्विक कैसे करेंगे जैसे मैंने बताया, बस सीधा लेते एक के हाथ रखें, 2 से 4 जो पल्स की करेक्टर्स चीज़ें नोट करने के बाद दोनों हाथों पे हाथ रखें, बता के राइट साइड रेडियो फीमोरल, लेफ्ट साइड रेडियो फीमोरल, डिस्टल पल्स देखिए तो आपका पल्स का एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट क्विक, अगर टाइम कम है पूरा, ठीक है। अब आप आते हैं प्री कार्डियल। अच्छा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने एनीमिया डिस्कस किया, जॉन्डिस डिस्कस किया, ज़ेंथिलाज्मा वगैरह डिस्कस, इसका जेईटी बता दिया, क्लबिंग कॉल बता दिया, स्पिंडल इंजरी बता दिया, पामाइमा बता दिया। और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या बचता है, ये ओवरऑल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है जो ओवरऑल आपको चाहिए। पेडल एडिमा हो गया, सेक्रल एडिमा हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे आप, ब्लड प्रेशर चेक करने से ही कुछ डिजीज आप सिर्फ बीपी चेक करने से पता है। जैसे मैंने कहा पल्स, अगर पल्स आपका वीक पल्स है और स्लो राइजिंग में भी आप लोग पिक ना करें, लेकिन वीक और स्लो राइजिंग और ब्लड प्रेशर चेक किया, नैरो पल्स प्रेशर, इन 2 चीज़ों से आप बता सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इस सब्जेक्ट में एओर्टिक स्टेनोसिस। कैसे, एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्स वीक मिलेगी, स्लो राइजिंग, और एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्स प्रेशर नहीं। तो सिर्फ पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करके आप बता सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इसको
पेशेंट को या इस सब्जेक्ट को एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। आपके माइंड में वहाँ जीपी से ही एंड डायग्नोसिस कर आ गई, फिर एक क्लू मिल गया। जरूरी नहीं आप 100% सही हो, लेकिन अगर आपका अच्छा है वे आप पिक अच्छा कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया इसका पल्स प्रेशर बहुत ही नैरो है, 20 है, वीक पल्स है, स्लो राइजिंग है, ठीक है, ओवरऑल पल्सेस भी वीक है, तो आप जाके आस्ट्रल करेंगे तो वो आपको एओर्टिक स्टेनोसिस। तो ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की एक बात है। कार्डियो के लिहाज इसको उल्टा कर ली, अगर आपको पल्सेस हाई बाउंड, पल्स ही कौन से वाटर हेमर पल्स, वाटर हेमर पल्स कैसे चेक करते हैं? अगर आपको पल्स वैल्यू ज़्यादा लगा, आप उसको बताएंगे कि आपके शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट में कोई दर्द तो नहीं है, मैं आपके बाजू ऊपर उठाऊंगा, तो आप दो मेथड है, या तो आप इस तरह ये पल्स रखे रेडियल आर्टरी पे या फिर रखें, एक हाथ से मारेंगे दूसरे हाथ से पकड़ के बाजू। तो वाटर हेमर है क्या? आपने देखा होगा बचपन में गुब्बारे में पानी भरा होता था रबर, तो हम उसको हाथ से खेलते हैं, अभी भी बच्चे खेलते होंगे, तो वो जब आप नीचे करके पुल करते तो वो आपको आके लगता है पानी भरा हुआ, तो एक फीलिंग आती है ना, अचानक लगता है। दिस इज अ वाटर हेमर। जैसे आपने पल्स पे हाथ रखे ऊपर किया तो वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप ऊपर उठा रहे हैं ना, तो हाइड्रेशन से नीचे हुआ, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, पल्स आएगी तो वो आपके पल्स को इसको जोर से फील, जोर से फील, नॉर्मल फीलिंग नहीं, जोर से फील। इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ? वाटर। यानी वाटर, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या है, जैसे लाइक वाटर, हेमर क्या होता है, ठीक है। तो आपने अगर पल्स हाई वैल्यू पल्स और वाटर हेड पल्स की सारे पल्सेस आपको नजर आ रहे हैं कि नेक में पल्स कर रहे हैं, फीमोरल बीट जो है हाई वैल्यू में, ब्लड प्रेशर चेक किया वाइट पल्स, वाइट पल्स प्रेशर, तो आप कहेंगे इसको रिगर्जिटेट। लेकिन कौन सी है, कौन सी है? एओर्टिक। लेकिन एमआर में वेरिएबल में मिल सकता है, एनीमिया में मिल सकता है, थायरोइड में मिल सकता है, जितनी चीजें भी हाइपर वैल्यूमा करा सकती हैं। थायरोइड में यही होगा, एनीमिया में यही होगा, वेरिएबल में यही होगा, ठीक है। एओर्टिक रिगर्जिटेट ये में बात, एओर्टिक स्टेनोसिस में तो नैरो डिफरेंशियल है, लेकिन यहाँ पे थोड़े वाइड है। अगर कार्डियक पेशेंट है, सारे पल्सेस भी पल्सेटाइल है, वाटर में पल्स है, वाइट प्रेशर, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का एक हल्का क्लू मिल गया। फिर आप जाके आस्कल्टेशन में थोड़ा फोकस लगा के आपको वहाँ डायस्ट्रिक मलमर भी मिल गया, तो कोई इको नहीं हुआ अभी तक, कोई ईसीजी नहीं हुई, कोई एक्सरे नहीं हुआ, क्या हुआ? हम हिस्ट्री भी अभी तक हमने हिस्ट्री भी नहीं हुई, सिर्फ एग्जामिनेशन से। अगर इसी पेशेंट की आपने हिस्ट्री भी ली होगी, लेट सपोज हिस्ट्री अच्छी लेके एग्जामिनेशन अच्छा, तो आप डायग्नोस बना रहे हैं ना, एओर्टिक स्टेनोसिस बना रहे हैं, एओर्टिक रिगर्जिटेशन बना रहे हैं। और अगर उल्टा कर लें, थायराइड की हिस्ट्री आपको फीवर मिल रहा है, टेकिकार्डिया मिल रहा है, घबराहट मिल रही है, क्या कहते हैं, हीट इंटॉलरेंस मिल रही है, ट्रेमर मिल रहे हैं, अब आपको ये चीज़ें भी मिल गई, या एग्जामिनेशन में आपको थायराइड इलाज मिल गया डिफ्यूजली, तो आपने क्या किया? हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन पे डायग्नोस कर लिया, ठीक है। अब हम आएंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक कार्डियो पे। जनरल फिजिकल में अगर कोई सवाल है तो ठीक है, अब हम कार्डियो में स्पेसिफिक पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे जाके प्रॉपर आपको मोटे मोटे जो आस्कल्टेशन के लिए कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या होते हैं हेडिंग्स, आपके कितना टाइम है? नहीं, इसके बाद फिर क्लास वार्ड में जाना है, ठीक है, अभी टाइम अभी ठीक है। अच्छा, कार्डियो में आते हैं। कार्डियो स्पेसिफिक कार्डियो में किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो फर्स्ट इंस्पेक्शन, देन कैलकुलेशन, फिर डिस्कशन। अब इंस्पेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, अक्सर जो हमारे सीनियर या एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो या तो एक्सपोज ही नहीं करते या शर्ट को ही थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आइडियली प्रॉपर एक्सपोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने शर्ट ऊपर की, यहाँ तक है, आपने प्रॉपर एक्सपोज ही नहीं किया, पता चला कि वो ऊपर इसको यहाँ पे एक स्कार मार और वो कंजेनिटल डिजीज का पेशेंट है, उसका जो शंट बनाते हैं ऊपर स्कार मार का, ठीक है। या आपने एक्सपोज किया, राइट साइड पे खड़े रहे, लेफ्ट साइड पे या फुट एंड पे देखा ही नहीं, लेफ्ट साइड थोरेकोटोमी का स्कार आपने मिस कर लिया, या आपने शर्ट ऊपर ही नहीं की, केबेज हुआ हुआ है, आपने स्कार मिस कर लिया, पेशेंट सिंपल पोस्ट केबेज है, कोई फाइंडिंग नहीं है, वही फाइंडिंग थी, अभी कुछ नहीं है, सेम रूटीन पे आपने क्या इतना बड़ा इसका मिस कर लिया।
ठीक है। तो एक इंस्पेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपोजर। हाँ, वो अलग बात है अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल उसके साथ अटेंडेंट या फीमेल स्टाफ होना चाहिए। मेल पेशेंट के लिए तो फीमेल या मेल को कोई इजी नहीं है, आप उसके ऊपर चादर रख दें। जो आपका एरिया है एग्जामिनेशन का फ्रॉम हेड टू अप टू एटलीस्ट अम्बलाइकस, ये एरिया एक्सपोज होना चाहिए। आर्म्स थोड़े साइड पे हों क्योंकि आप साइड से नीचे करेंगे, राइट साइड पे देखें, फिर फुट एंड साइड पे इंस्पेक्ट अच्छा करें। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना चाहिए, प्रीकार्डियल के लिहाज से कोई बल्ज है या नहीं है, डिप्रेशन है या नहीं है, स्कार मार्क जैसे अभी मैंने बताया, सर्जिकल मार्क्स लगे हुए हैं या नहीं, नेक में वही जेवीपी रेज है या नहीं, ठीक है। और इंस्पेक्शन में कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है। एपिगैस्ट्रिक में, कैरोटिड में जैसे हमने अभी एओर्टिक रिगर्जिटेशन में पढ़ा तो वो पल्सेटाइल मिलेगा, ठीक है। और कुछ चेस्ट डिफॉर्मिटी भी होती है, ठीक है, स्पेक्टस एक्सकेवेटम है या उसके अपोजिट है, स्कोलियोसिस है या काइफोसिस है, तो चेस्ट डिफॉर्मिटी पता चले। कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज में लाइक आरवी डायलेटेड है, बचपन से ही वो बड़ा भी हो रहा है तो आरवी बड़ा है तो उससे भी बल्ज मिल सकता है। एन्यूरिज्म है किसी वेसल का, एओर्टिक एन्यूरिज्म या पोल, उससे भी बल्ज मिल सकता है। तो आपको बल्ज, स्कार मार्क, चेस्ट डिफॉर्मिटी, नेक में वेन्स, जेवीपी, कोई सर्जिकल स्कार मार्क, विजिबल पल्सेशन, ये सब कुछ आ गया इंस्पेक्शन। ये कार्डियो से रिलेटेड है। अगर हम सीरियस रेस्पिरेशन में जाएंगे या उसमें तो उसके फिर अलग बात है। बोन डिफॉर्मिटी के लिहाज से जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी आपको कार्डियो के लिहाज से ये मोटे मोटे। अच्छा, पेल्पेशन, पेल्पेशन इज इम्पॉर्टेंट इन सीरियस। पेल्पेशन करने से पहले क्या करना चाहिए आपके लेवल पे? अब कुछ लोग इससे भी गुस्सा करते हैं कि भाई ये क्या करें, लेकिन आइडियली अगर जैसे अभी सर्दी का ठंड आपने एक्सपोज किया और ठंडा हाथ रख दिया तो ये अकॉर्डिंग टू देख वो होना चाहिए, करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट। लेकिन अगेन मरीज से पहले बताया कि मैं आपके सीने पे या दिल का एकदम हाथ रखना चाहूँगा। आपको कहीं सीने में दर्द हो सकता है कोस्ट्रोकोनाइटिस के, अगर उसको कोस्ट्रोकोनाइटिस हुई है, पेन है सीवियर, आपने जैसे हाथ रखा, विंस किया, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील ना करें। अगर एग्जामिनर आप देखिए, आपको जो एग्जामिनर फेल करता है ना, वो आपकी नॉलेज कम की वजह से फेल नहीं करता। ज़्यादातर जो फेल होते हैं ना, वो फेल होते हैं कि वो पेशेंट्स से सिंपैथी नहीं रखते। स्टूडेंट्स शेड्यूल पर की एक्सपोज करके छोड़ दिया, वापस आ गए, स्टार्ट में बताया कुछ नहीं, परमिशन कोई नहीं, थैंक यू कुछ नहीं कहा। जितना आप उसके साथ जितना अच्छा बिहेव करेंगे उतने अच्छे नंबर। ये ना समझे हमने थ्योरी अच्छी पढ़ी है तो हम पास हो जाएंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में हाथ मिलाया या सलाम किया, इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छे से परमिशन ली, और आखिर में अगर आपने सिर्फ ऑफर की कि मैं आपको मदद करूं शर्त बनाने पे, शुक्रिया आपका, इसके ही 3-4 नंबर आते, कुछ नहीं किया, नॉलेज है ही नहीं, 4 नंबर ये आ गए, बाकी आपने थोड़ा मोटी मोटी पॉइंट बता दिए, 6-7 नंबर पास हो गए। लेकिन अगर ये कुछ नहीं किया और सब कुछ किया तो 6 पॉइंट से आपके पास, उसमें अगर आपने 2 नहीं ले लिए तो या 1 लिया 5 नंबर। ये चीज़ें अक्सर 80% जो भी एग्जाम में जाते हैं, चाहे वो सीनियर पोस्ट हो, फेलो हो, कंसल्टेंट जूनियर हो, वहाँ जाके ये चीज़ें नहीं करते बेकार। तो आज का मकसद मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ाने नहीं है, कुछ एथिक्स, पेशेंस, हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट और कार्डियोवास्कुलर के लिहाज से मॉनिटर, ठीक है। तो अब हम आते हैं दोबारा पेल्पेशन पे। आपने पूछ लिया, परमिशन ले ली, सबसे पहले जाके पूरा हाल कर लिया। अच्छा, एक होता है आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था 3rd ईयर में, सुपरफिशियल पेल्पेशन। तो यहाँ सुपरफिशियल डीप का कांसेप्ट नहीं है, लेकिन आप पूरा हाथ एटलीस्ट दिल के 4 वेल में 4 है। सॉरी, जब क्लास लेता हूँ अगर कोई मोबाइल यूज़ करता है या कोई मजाक कर रहा होता है तो मेरा ये होता है कि यहाँ आपको क्लास छोड़ दें, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपके पढ़ाने में कुछ नहीं मिल रहा, ना मेरे पढ़ाने आपको कुछ, जो इंटरेस्टेड नहीं हो क्लास छोड़ के जा सकता है। लेकिन क्लास में रहते हुए आउटसाइड्स की बातें, मोबाइल चेक करना या साइड वाले से जो है ना दुनिया की बातें या मस्ती मजाक हो जाते हैं। अभी आप इस लेवल पे, फाइनल लेवल पे ही अगर ये एटीट्यूड आ गया तो जो भी 1-2 कर रहे हैं वो समझ के अपने मोबाइल से, या तो पहले मैंने अपना मोबाइल पीछे रख लिया, समझ रहे हैं ना।
आप लोगों के सबसे जो हमारा टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम अपनी फील्ड अपना टाइम सिर्फ इसलिए आएंगे, कुछ पढ़ाने आएंगे जो थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज में आपको देते हैं, मैं ये नहीं कि मैं वेरी एक्सपर्ट इन नॉलेज। पैल्पेशन के लिहाज से चारों एरिया पे आप हाथ रखिए, आपका ये हाथ है ना, ये टिप से, ये पल्पे और ये बेस से, कहते हैं कि ये जो टिप्स है ना, इस ये होती है आप पैल्पेट करना अपेक्स में, और ये जो होता है ये आप फील करें थ्रिल। व्हाट इज थ्रिल? पैल्पेबल मर्मर को क्या कहते हैं? थ्रिल। तो इस एरिया से आप थ्रिल फील करेंगे, और बेस से आपने सुना होगा हीप, उसके लिए ये है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप चारों एरियाज के हाथ रख लेंगे, कोई अगेन वही पैल्पेबल पल्सेशन या पैल्पेबल मर्मर तो कोई बल्जिंग तो नहीं, कोई मार्क जो आपको नजर नहीं आया, लेकिन और उसके बाद आप अपेक्स बीट करेंगे। आइडियली क्या होता है कि अपेक्स बीट फर्स्ट लोकलाइज करेंगे हे का, नॉर्मल अपेक्स बीट कहाँ होती है? मिड के लिए लाइन के जस्ट मीडियम और फिफ्थ आप अपेक्स बीट लोकल। अब व्हाट इज अपेक्स बीट? डेफिनेशन क्या है? लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट डेफिनेट टू पल्पेबल पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अपेक्स बीट, ठीक है। उसका एरिया कितना नॉर्मली कितना होना चाहिए? लेस देन 2.5 या 2 सेंटीमीटर। नॉर्मल करेक्टर क्या होना चाहिए? नॉर्मल, जस्ट आपको नॉर्मल फीलिंग आप टेकिंग, ठीक है। ये सब नॉर्मल चीजें बता रहे हैं। एरिया कौन सा होना चाहिए? जैसे मैंने बताया, स्पेस कौन सी होनी चाहिए? नॉर्मल फिट, जस्ट मीडियल और मिड के लाइन के ऊपर। इससे डेविएशन जो भी है एब्नॉर्मल बहुत सारी चीजें, डिफ्यूज पल्स भी मिल सकती है, हीविंग टाइप आपने सुना होगा, हीविंग है, थ्रस्टिंग है। आप लोगों के लेवल पे सबसे जिंदगी आसान, फोर्सफुल सस्टेन, फोर्सफुल इल सस्टेन। क्या? फोर्सफुल सस्टेन और इल। व्हाट इज सस्टेन? व्हाट इज इल सस्टेन? सस्टेन वो जो थ्रू आउट ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ सिस्टली आपकी फिंगर को लिफ्ट करके, और इल सस्टेन वो है कि लेस देन 50% में लिफ्ट करके वापस। फोर्सफुल सस्टेन बहुत आसान, दो वर्ड, फोर्सफुल सस्टेन जो ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, एओर्टिक स्टेनोसिस, कोक्टेशन ऑफ एओर्टा, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये फोर्सफुल सस्टेन करेंगे। फोर्सफुल इल सस्टेन जो हम रिगर्जिटेशन कहते हैं, एमआर या, लेकिन एक्सेप्शनल पॉइंट है जो कोई ज्यादा नहीं कर सकता है, प्रोलॉन्ग क्रोनिक रिगर्जिटेशन, जैसे 5 साल 8 साल से एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तो वो फोर्सफुल सस्टेन करा सकते हैं। लेकिन जनरल रूल क्या है? फोर्सफुल सस्टेन, ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सफुल इल सस्टेन। ये आपको जो पॉइंट आ रहा है उसकी थोड़े बहुत डिफरेंट है, या उसके जो काज की साथ है, ठीक है। तो अपेक्स बीट आपने नोट कर, अपेक्स बीट का होगा लोकल वैल्यू, स्पेस केयर कर लिए, कैलकुलेशन। अगर आपको कोई कैलकुलेटर मर्मर मिल जाए तो एरिया कौन से होते हैं? एओर्टिक एरिया कौन सा है? पल्वी एरिया आपने सुना होगा, पल्वी एरिया है, मेटल एरिया का, ठीक है। एओर्टिक और पल्वी आसान समझ। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अगर आप राइट साइड पे हैं तो राइट साइड पे तो, और लेफ्ट साइड पे तो पल्वी। अब एओर्टिक में एक और एडवांस में जाना चाहते हैं तो 2 कंपोनेंट होते हैं, A1 A2। एक तो ये, एक दूसरा एओर्टिक, फिर आप पॉइंट शिफ्ट अप टू अपेक्स तरफ करें, तो जो लोअर पार्ट कभी लोअर लेफ्ट एरिया एओर्टिक मर्मर, जैसे सब एओर्टिक उसका जो मर्मर आएगा ना वो यहाँ नहीं, तो वो जो एडवांस जानना चाहते हैं जो सेकंड एओर्टिक एरिया भी आता है। लेकिन जनरल रूल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड एओर्टिक, लेफ्ट साइड पल्वी, अपेक्स इज फॉर मेटल, और ब्रैकेट क्या है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेफ्ट साइड ऑफ वेस्टर्न हम जो स्पेस में ये है, ठीक है। ये आपने मर्मर पेंटेड करना, और उसके बाद बीच के लिए क्या कहा? या तो आप ये हाथ रखें या पूरा हाथ रखा, या जस्ट लेस करें। अगर 60 से आपका हाथ उठता है तो ये क्योंकि आर्गली मोस्ट कॉमन काज आर्गली होता है। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या राइट वेंट्रिकुलर बढ़ने के बहुत सारे काज हैं, जिसको आपको पता है कि ये हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, पैरास्टोलिक, ये पैरास्टोलिक हो गई, कैलकुलेटर मर्मर हो गए, अपेक्टिव हो गई, परकेशन। अब परकेशन जो है कार्डियोवैस्कुलर में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन आपको आना चाहिए। परकेशन का क्या होता है कि हार्ट यानी ऊपर से साइड से, ये साइड से, जहाँ पे आपको कभी कभी क्या होता है
हीमोपेरिकार्डियम, यानी हार्ट के पेरिकार्डियम में एयर, तो वो पूरे पेरिकार्डियल एरियाज पे आपको परकशन रिस्पॉन्स आए। दूसरा, अगर आपको जो लंग्स की परकशन फीलिंग है तो जैसे ही हार्ट लेवल पे आएंगे तो वो चेंज होगा। जैसे आप यहाँ कोई और थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो परकशन में एक दो पॉइंट से कार्डियोवास्कुलर में, अदरवाइज परकशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कार्डियोवास्कुलर में, किसमें इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। अब आएंगे हम ऑस्कल्टेशन डिटेल। अगर आप ऑस्कल्टेशन डिटेल में सुनना चाहते हैं वहाँ जाके करना, वहाँ जाने के 5 मिनट में बोल के मुझे बात करता हूँ, टिप्स बताऊँ कि ऑस्कल्टेशन की टिप्स क्या है। देखिए अगर किसने वैल्यू 4, दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं? अब लेफ्ट साइड में या स्टीनोसिस होंगे या क्योंकि मेटल स्टीनोसिस होंगे, मेटल वाल्व की का मुख्य क्या है? एने का ब्लड जब एलवी से जाता है तो ब्लड को पूरी जाता है, तो जब ब्लड फ्लो जा रहा हो और स्टीनोसिस तो वो कौन सा फेज है? ठीक है, तो ये कौन से मेटल स्टीनोसिस क्या है? ठीक है। अब एओर्टिक वाल्व स्टीनोसिस, एलवी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड फ्लो एओर्टा में जाता है, तो सिस्टली में जो मर्मर आएगा एओर्टिक रिदम में, यानी मेटल स्टीनोसिस है डायस्टोलिक मर्मर और एओर्टिक स्टीनोसिस है सिस्टोलिक मर्मर। इसी को उल्टा कर, अगर मेटल वाल्व रिवेजिटेंस क्या होता है? जब एलवी कॉन्ट्रैक्ट करे तो नॉर्मली के बाद मेटल वाल्व बंद होता है, एओर्टा में नहीं होता, लेकिन अगर मेटल वाल्व रिवेजिटेंस इफेक्टेड है तो वापस जाएगा, तो ये मेटल रिवेजिटेंस के कौन सा हो गया? एमएस था डायस्टोलिक और एमआर क्या हो गया? इसी तरह एओर्टिक स्टीनोसिस सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक को एओर्टा नहीं जाता है, लेकिन डायस्टोलिक में क्या होता है? एओर्टिक वाल्व बंद हो जाता है, आमतौर पर बंद होना चाहिए ताकि एक हार्ट फिल हो, लेकिन अगर एओर्टिक वाल्व रिवेजिटेड होगा, इफेक्टेड होगा, तो डायस्टोलिक में एओर्टा का ब्लड वापस एनी में जा रहा है, डायस्टोलिक के इनिशियल स्टेज में एनी का 5 फेज और एओर्टा का नॉर्मल कितना होता है? 80, तो डिफरेंस इज 75, तो डायस्टोलिक फेज में एओर्टा का ब्लड वापस आ, तो एओर्टिक रिवेजिटेंस इज डायस्टोलिक मर्मर, मेटल स्टीनोसिस इज डायस्टोलिक, एओर्टिक स्टीनोसिस इज सिस्टोलिक मर्मर और मेटल रिवेजिटेंस ये लेफ्ट साइड में सेम उसको वहाँ आप वहाँ जाके अगर सिस्टली और डायस्टोलिक आप लोगों को कैसे पता चला सिस्टली हो रही है या डायस्टोलिक? थोड़ा बहुत तो जैसे जितना आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप कुछ न करें, छोटे बच्चे घर पे हैं उसके तो इसको ब्रेक आप, अब छोटे बच्चों को सबसे अच्छे आर्ट साउंड आपको बच्चों को 3 से 6 साल कोई कसर सीखते आराम से बच्चों को आते हैं, पहले नॉर्मल साउंड सीखने एक बराबर खिलाए, नॉर्मल आपको आना चाहिए, इतना ट्यून आप एयर्स को करें कि आप जब सुने पता चल जाए कि ये ऐसा नहीं, ये थोड़ी बहुत टिप्स ऐसी लगी होती है, तो जो आंखें बंद करके आजकल करें, अगर दोनों साइड साउंड्स के बीच में गेप कम आ रहा है तो वो जो ज़्यादा गेप आ रहे हैं और आंखें बंद करें और आप करें। अब जो आपको फील हो रही है पल्स, उसके साथ जो साउंड आ रहा है वो बने, उसके जो भी आगे पीछे यानी जो बाद में आए उससे जो मैच नहीं करा वो, ये तो आसान तरीका है, लेकिन बड़ी उम्र के कैरोटिड पे हाथ रखने से पहले उनको बताएं एक टाइम दोनों कैरोटिड रखी और एक तो हो सकता है, और उससे भी पहले बुरे सुनिए, हो सकता है 80-90% कैरोटिड स्टोन जो आपने टेस्ट किया उसको हो गया, पहले आप उसको रिवर्स करके उसका, अगर आपको ऑस्कल्टेशन में मर्मर आ रहा है तो फिर रेस नहीं है, ओल्ड एज की बात है, मुश्किल होता है, ओल्ड एज में कार्डियो में हर चीज़ आपको 2 काम करना है और पेशेंट एजुकेशन करने का, एक तो मरीज को बता के जो भी काम करे बताने से क्या होगा, अगर बताने के बाद उसने मना कर दिया तो बिगड़ जाएगा, नहीं मना किया और आपने किया थोड़ा बहुत बेस नहीं किया होगा, क्योंकि आपने उसे पूछा है बताया, नहीं बताया और आपने पेशेंट को बेस करवा दिया तो आपके नेगेटिव मार्क्स, चाहे आप क्लास में फर्स्ट नंबर के जो सबसे अच्छे जो वहाँ एग्जाम में आप कम एवरेज स्टूडेंट के सबसे पहले तो ये एक्टिंग कुछ करने वाले एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन आप दिल से मरीज के लिए केयर करते हैं। मैं आपको बताऊँ आपका मेडिकल कैरियर स्टार्ट हो रहा है जब आप मरीजों के साथ सिंसियर हो गए, सच्चे हो गए, जैसे आप अपने घरवालों के लिहाज से केयर करते हैं, ऐसी केयर आप जब पेशेंट्स के साथ केयरिंग करेंगे ना
आप भले एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट, आप सबसे जो लोग केयरिंग नहीं होते, सिर्फ सेल्फिश होते हैं, जैसे भी हमारे केस में सिर्फ जाके मरीज को आस्कलटेट करके वो पेशेंट भले डिस्मिस हो रहा है, टेकिंग हो रहा है, अपनी आस्कलटेशन करके चले गए लाइब्रेरी में, उनको हमने एग्जाम में तैयारी में देखभाल में 2-3 साल करते हैं। उन्होंने 3 साल से सेल्फिश होके लाइब्रेरी में पढ़ा और आस्कलटेशन करने जाते हैं। ये सरोकार नहीं है जिसको आस्कलटेट करने में बेचारा डिस्मिस हो रहा है, ये जाके देख लूँ आस्कलटेट कर लूँ, या कोई भी ठीक नहीं, या अति ओवरऑल मरीजों के लिए समझ रहे हो ना, ड्यूटी पे और लाइब्रेरी पे पेशेंट्स एक्सपायर हो गया, क्रिटिकल हो गया, जो भी ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला, जो मुस्लिम है उनका तो यही कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला उनको दिखाता है। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद, कार्य के बाद 3 साल उनको हमने देख पहनते हुए और वार्डों में धक्के खाते हुए हमने अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, बस एक पॉइंट बता दूँगा, 3 साल में उनकी पढ़ाई दो न होगी, स्कूल के लिए आपकी कार्य पर, लेकिन पेशेंट्स के लिहाज से रात के 2 बजे भी मैं राउंड करता था, मेरी मान ड्यूटी होती है, क्योंकि पोस्ट कार्ड हमारा वेल नोन कंसर्न आप जानते हो डॉक्टर कार्ड, वो सुबह पूरे 7 बजे जाके चाहे संडे तो, और वो आप हमसे आगे सवाल ये पूछता है कि अपेक्ट यानी लोकेशन बताओ, फिर वो कन्फर्म नहीं करता कि वाकई सही बताया है, तो मैं रात के 2 बजे भी राउंड करता था, और जो रेगुलर होते थे रात के 2 बजे भी आजकल डेट कर रहा होता और अपने छोटे छोटे नोट्स, उन्होंने कभी मुझे वेरी गुड नहीं कहा, वेरी गुड नहीं कहा, इतनी नहीं की बात, लेकिन कभी मुझे कहा, जो मेरा काउंटर पार्ट था हर राउंड में बस ना पूछे क्या, सिर्फ मैंने पेशेंट्स के साथ सिंसियर की, जब मेरी पूरी पास हुई 2 दिन के बाद निकाला बात, मैंने सिर्फ एक राउंड रेस किया था, 2-4 साल जो मेरा टॉक्स था 77 टॉक्स मेरे पास सिर्फ 13 नंबर था टॉक्स, और हम 3 ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम तो ये अल्लाह ताला ने पास करवाया, मैं ये नहीं करूँ क्यों करवाया, कि 3 साल मैंने मरीजों को, और वो एग्जामिनेशन वाला जो मेरा टाइम में लाइब्रेरी में जाके पढ़ता वो अल्लाह ताला, और मैंने जो 3 साल पेशेंट्स के साथ में अभी भी मुझे पता है, जब मैं मरीज के पास जाता हूँ इसलिए घर के आजकल देख करता हूँ मैं 2 मिनट जिसकी वो मुझे सारी जिंदगी का आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा करियर होगा, आप लोग आउट ऑफ करेंगे, आगे जाएंगे, बस ये हुआ कि पेशेंट्स के साथ अभी आगे और आजकल अच्छा आप लोग थोड़े ज़्यादा हैं तो 2 ग्रुप बना लेते हैं, कुछ वहाँ आ जाए, जो करते जाए वो पीछे हो जाए, ठीक है।